जय हिंद साथियों, मैं हेमंत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल संधान एजुकॉम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल एक क्लास किया था परसेंटेज के बेसिक सवालों की, आज उसी में से आगे के सवाल करेंगे, जिसमें से आपका सवाल नंबर जो पहला है वो ये है कि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर हैं और उनके आयतनों का अनुपात 7:5:13 है। इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 47:53 और 9:11 है। यदि इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पूछा गया कंटेनर है जिनका जो आयतन का रेशियो है 7:5:13 है। यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 2:3, 47:53 और 9:11 है। यदि इनको एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहले वाला जो कंटेनर है उसमें दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है, दूसरे वाले में 47:53 है और तीसरे वाले कंटेनर में 9:11 है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, मिल्क की बात करें, केवल मिल्क का परसेंटेज पूछे कि पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना परसेंट है, तो आउट ऑफ 5, टोटल 5 में मिल्क हमारा है 2, 5 में 2 है, तो पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है? जो इनके आयतन का अनुपात है वो है 7:5:13। पहले वाले में मिल्क कितना है? पहले वाले कंटेनर में मिल्क है 40%। दूसरे वाले कंटेनर में देखिए टोटल 100 में 47 है, तो दूसरे वाले कंटेनर में मिल्क कितना है? 47%। और तीसरे वाले कंटेनर में टोटल 20 में 9 मिल्क है, तो मिल्क आ जाएगा 45%। यहां से हम लगा लेंगे डेविएशन। अगर ये मान लेते सभी जगह 40% होता तो मिल्क, तो हमारा टोटल ओवरऑल मिल्क का परसेंटेज 40% हो जाता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 40 से कितना ज्यादा? 7, 5 जगह 7 ज्यादा, तो 35% ज्यादा यहाँ का आ गया, प्लस यहाँ 5 ज्यादा है, 13 जगह 5 ज्यादा, तो 65% ज्यादा यहाँ का आ गया। ये जो आपका है ये टोटल पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल पार्ट है 7, 5, 12, 12, 13, 25। 65 और 35 को आप जोड़ोगे ये आएगा 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4%। तो यहां से जो आएगा ये आपका टोटल आ जाएगा 4%। ये 40% प्लस 4%, टोटल हमारा जो मिल्क आ गया वो आ गया 44%। एक तीसरे कंटेनर में जब हमने तीनों मिक्सचरों को डाल दिया है तो मिल्क जो है 44% है। आपसे पूछा गया है मिल्क और पानी का रेशियो, मिल्क 44% है तो बाकी का आपका पानी होगा वो होगा 56%। 4 से डिवाइड करोगे तो मिल्क आ जाएगा 11 और पानी आ जाएगा 14। आपका जो रेशियो हो जाएगा 11:14। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर, उनके आयतन का जो अनुपात है वो दिया 7:5:13। पहले अगर हम दूध से करें तो पहले वाले कंटेनर में दूध आ जाएगा 40%, 2/5 है, 2/5 होता है 40%। दूसरे वाले कंटेनर में दूध आ जाएगा 47%, तीसरे वाले कंटेनर में दूध आ जाएगा 45%। यहां से हम लगा लेंगे डेविएशन। डेविएशन क्या है? अगर हम मान ले पूरे में 40 होता तो हमारा आंसर 40 हो जाता, हमने 40 लिख दिया। यहाँ 40 से 7 ज्यादा, 5 जगह आप 7 ज्यादा करेंगे तो 35 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 40 से 5 ज्यादा है, 13 जगह 5 ज्यादा करेंगे तो 65 ज्यादा आ जाएगा। एक जगह आपका आया 35 ज्यादा, एक जगह आपका 65 ज्यादा आया। टोटल जो ज्यादा हुआ 100 ज्यादा हो गया। 100 को आप बांटेंगे 5, 7, 12, 13, 25 भागों में, तो एक भाग के लिए 4% आएगा। तो टोटल आ जाएगा 40% प्लस 4% बराबर 44%। जो आपने नया मिक्सचर तैयार किया है उसमें से दूध है 44%, तो बाकी का बचा पानी होगा। मिक्सचर 100% होता है, 44% दूध है तो बाकी का पानी 56% हो जाएगा। आप इनका रेशियो बना लेंगे तो आ जाएगा 11:14। चलिए आगे।
अगला सवाल कह रहा है जब चीनी का मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी तो चीनी की नई खपत बताइए कितनी। चीनी की नई मासिक खपत बताना है। देखिए आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा, खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। खर्च हमारा कितना बढ़ा है, यहां से अगर हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन की खपत की बात करें तो खपत बराबर आ जाएगा खर्च बटे मूल्य। खपत बराबर आ जाएगा खर्च बटे मूल्य। अगर हम खर्च में मूल्य से भाग दे दें तो हमारी खपत आ जाएगी। खर्च में अगर टोटल खर्च में मूल्य से भाग दे दें तो हमारी खपत आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए सेब हमारा 20 रुपए किलो है और हमने 100 रुपए खर्च किया है, तो हम 100 रुपए में कितने किलो सेब लेकर आएंगे? आप 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे, टोटल खर्चा 100 रुपए है, 1 किलोग्राम सेब आपका 20 रुपए का है, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो सेब की जो खपत आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोग्राम। तो हमने खपत कैसे निकाला? टोटल खर्चे में प्राइस मूल्य से पर किलोग्राम रेट से भाग देकर, तो हमारा कंजम्पशन आ जाता है। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, चीनी का मूल्य कितना परसेंट बढ़ा? 28% की वृद्धि हुई है। मूल्य में 28% की वृद्धि हुई है और उस पर होने वाला व्यय केवल 12% अधिक था। खर्च, अगर खर्च की बात करें, खर्च आपका 12% बढ़ा। खर्च पहले 100 था तो बाद में 12% बढ़ के कितना हो जाएगा? 112। खर्च हमारा 100 था तो 12% बढ़कर हो गया 112। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मूल्य जो हमारा बढ़ा है वो बढ़ा 28%। अगर मूल्य पहले 100 था तो बाद में 28 बढ़ के हो जाएगा 128। अब हम बात करेंगे खपत की, तो खपत हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपान कंजम्पशन। अगर हम इसमें इसका भाग कर दें, इसमें इसका भाग कर दें तो हमारी खपत आ जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा, आप 128 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 128 और ये आ जाएगा 112। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगर ये सब ना करते तो डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे? हम डायरेक्ट यहाँ खपत का रेशियो लिख सकते हैं। हमारा जो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 28%, तो 128 हो गया। और उसकी जो खर्च है वो खर्च पहले की तुलना में कितना बढ़ा है? 12%, तो हो जाएगा 112। इसी चीज को डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो अब बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे। सब खपत का रेशियो 128 से 112, 128 से 112। हमने खपत का रेशियो लिख दिया 128 से 112। अगर खपत का रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा 128 से अगर हम खपत का रेशियो लिखेंगे तो आ जाएगा 128 से 112। अगर रेशियो की बात करेंगे तो 16 से डिवाइड हो रहा है 8 बार और 16 से डिवाइड हो रहा है 7 बार। खपत अगर पहले 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 7। देखो आपसे कहा गया यदि परिवार में पहले चीनी की जो मासिक खपत थी वो 18.4 किलोग्राम थी। हमारे हिसाब से पहले की खपत 8 आ रही है। सवाल में दिया है 18.4 किलोग्राम। 8 की वैल्यू दिया 18.4 किलोग्राम। 8 में कितने, ये कितने गुना है? 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 2.3 गुना है। हमारे हिसाब से जो 8 था वो दिया 18.4 किलोग्राम, 2.3 गुना है, तो आप 7 का भी 2.3 गुना कर देंगे। 23 सत्ते 161 आ जाएगा 16.1 किलोग्राम। आप 7 में जब 2.3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16.1 किलोग्राम। और ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट। चलिए जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल,
एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:16 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुष की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिला खोजें। खोजें का मतलब है महिलाओं की संख्या बताना है, ना कि महिलाओं को घर जाके ढूंढना है। खोजिए महिलाएं कितनी हैं। देखो, एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है। शहर की जनसंख्या टोटल 100% रही होगी। अगर हम ये मान लें शहर की जनसंख्या टोटल 100% थी, ठीक, शहर की जनसंख्या टोटल 100% थी, तो इसमें साक्षर कितने हैं? 68%। अगर हम लिटरेट की बात करें, पढ़े लिखे साक्षर, ये कितने हैं? 68%, 68। और इलिटरेट कितने हैं? 32। अशिक्षित कितने हैं? 32। अगर 68%, 68 व्यक्ति 100 में साक्षर हैं, तो बाकी के जो 32 होंगे वो क्या हो जाएंगे? निरक्षर। पढ़े लिखे और अनपढ़। पढ़े लिखे हमारे पास आ गए 68 और अनपढ़ हमारे पास आ गए 32। फिर आपसे कहा गया है जिनमें से साक्षर अगर 68% है, उनमें से पुरुष और महिला का अनुपात 11:16 है। इसमें से मेल और फीमेल है, ये आ जाएंगे मेल और ये आ जाएंगे फीमेल। उनका रेशियो 11:6 है। आप 68 को 11:6 में डिवाइड करोगे तो 11:6। देखिए 11 6 17, 68 17 का 4 गुना है, तो 11 का 4 गुना आ जाएगा 44 और 6 का 4 गुना आ जाएगा 24। ठीक। पढ़े लिखे में से पुरुष कितने आ गए? 44। महिलाएं कितनी आ गई? 24। फिर आपसे कहा गया है साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। मतलब अगर साक्षर महिलाएं आपके पास 8 हैं तो निरक्षर कितनी है? 5। देखिए हम यहां से इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पे भी कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5। अगर यहाँ पे साक्षर महिलाएं 8 हैं तो यहाँ पे निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5। 8 की वैल्यू दिया है 24, 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 5 में आप 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 15। निरक्षर महिलाओं की संख्या हमने कितनी निकाल लिया? 15। टोटल निरक्षर व्यक्ति कितने हैं? 32। 32 में निरक्षर महिलाएं 15 है, तो बाकी के 17 क्या होंगे? निरक्षर पुरुष। बाकी के 17 क्या होंगे? निरक्षर पुरुष। आपसे पूछा, कहा गया है यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है। देखिए अगर अब हम निकालेंगे टोटल पुरुष। टोटल पुरुष यहाँ कितने हैं? 40। टोटल पुरुष यहाँ कितने हैं? 17। 40 और 17 को जोड़ेंगे तो टोटल जो पुरुष हैं हमारे हिसाब से आ जाएंगे 61। 40 और 17 को जोड़ोगे, सॉरी 44 और 17 को, 44 साक्षर पुरुष यहाँ है, 17 निरक्षर पुरुष यहाँ है। 44 और 17 को जोड़ोगे तो टोटल पुरुष आ जाएंगे 61, जिनकी वैल्यू सवाल में दिया है 15,250। 61 की वैल्यू दिया है 15,250। 61 बराबर 15,250 के। तो आपसे पूछा गया शहर में कुल महिलाएं खोजें। महिलाएं कितनी हैं? ये हैं 24 और ये हैं 15। टोटल हमको 39 की वैल्यू बताना है। अगर 61 की वैल्यू दिए, ये दिया, तो 39 की वैल्यू आ जाएगी। 15,250 में 39 से मल्टीप्लाई करेंगे और 61 से डिवाइड करेंगे। 61 से डिवाइड करो, 61 दूना 122, कितना बचा? 30। 305 हो गया। 61 पंचे 305 और ये आ जाएगा 0। 250 में जब आप 39 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए 40 होता तो 250 गुणे 40 हो जाता 10,000। 39 से एक कम है तो 10,000 में 250 कम कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9,750। उस शहर में महिलाओं को हमने खोज लिया जो भग रही थी इधर उधर। महिलाओं की संख्या आ गई 9,750। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर।
सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है, बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। एक त्रिभुज के ऊंचाई और आधार के बीच में जो रिलेशन होता है क्षेत्रफल, वो क्या होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/2, 1/2 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ आपसे कहा गया क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो, कितने परसेंट, ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम ऊंचाई निकालेंगे हाइट, तो हाइट हमारी आ जाएगी, हाइट बराबर हो जाएगा एरिया, एरिया को डिवाइड कर देंगे बेस से। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बटे बेस। अभी थोड़ी देर पहले आपने खपत वाला सवाल किया था जिसमें ऐसे ही डिवाइड किया गया था। यहाँ एरिया को अगर हम बेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। तो हम पहले लिखेंगे एरिया का रेशियो। एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 60%। एरिया में 60% की वृद्धि हुई है। अगर एरिया 60% होता है 3/5, 60% होता 3/5, अगर एरिया पहले 5 था तो बाद में 3 बढ़ के कितना हो गया 8। अगर हमारा एरिया पहले 5 था, 60% होता है 3/5, 3/5 की वैल्यू 3/5 बढ़ा है, पहले 5 था तो बाद में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 8। आधार में आपने 40% की वृद्धि किया है। बेस की बात कर लें, 40% कितना होता है, 40% हमारा होता है 2/5। आधार अगर पहले 5 था तो बाद में 2 बढ़ के कितना हो गया है 7। यहां से हम निकालेंगे हाइट। देखिए हमारी हाइट क्या आ जाएगी, एरिया को आप बेस से डिवाइड करोगे, जैसे ही आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 7 को 7 से, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 7:8, 7:8। आपकी जो हाइट थी, जो ट्रायंगल था, त्रिभुज था, उसकी जो हाइट थी पहले 7 थी, बाद में 1 बढ़ के हो गई है 8। 7 से कोई चीज 8 हुई है, कितनी बढ़ी है 1, कितने पे 7 पे, इंटू 100। तो ये आपका होता है 14.2/7%। अगर आप इसको मिनिमाइज करोगे तो इसको लगभग लिखा जाता है 14.28%। और 14.28 के आसपास का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1/7 होता है 14.2/7 या 14.28%। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वो लिखा है 14.29%, दशमलव के 2 स्थान तक सही। इसको जब आप और आगे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 14.29% ही आ जाता है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। ये भैया लाभाऊ नहीं है, लाभ है, ये लाभाऊ नहीं है, ये आपका लाभ है। ये जो हमारी मैडम टाइपराइटर है, इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, लाभाऊ नहीं लाभ है। इसलिए बीबीसी का थोड़ा सेवन करती हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। देखो पहले आपको 50% की वृद्धि दिया है, बाद में आपको 50% की कमी दिया है। जब भी क्वेश्चन में जितने परसेंट की वृद्धि हो उतने ही परसेंट की कमी हो तो ओवरऑल आपको जो होता है वो ओवरऑल डिक्रीज होता है। ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो कितना होगा, आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो 50 × 50 और डिवाइड कर दो 100 से, तो 0 से 0 कट जाएंगे, कैंसिल आ जाएगा 25%। ओवरऑल क्या होगा 25% की कमी। कहाँ पे दिया है, गेन नहीं होगा, ये लॉस गेन नहीं होगा। इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या आया 25%। 25% डिक्रीज होगा
25% डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, एक काम करो आप इसको डिक्रीज कर लो, इसको आप डिक्रीज कर लो, ये 25% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, जब भी जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने ही परसेंट का लॉस हो तो ओवरऑल लॉस होता है, और लॉस कितना होता है आप दोनों का मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 50 × 50 का मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 25% का लॉस आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आपको 15% दिया जाता, ये जो हमारा 50 है, ये 50 की जगह मान लो 15% होता, और यहाँ पे भी हमारा 15% होता, तब आंसर क्या हो जाता? अगर यहाँ पे 15 दोनों जगह 15-15 होता तो आंसर हमारा हो जाता 15 × 15 डिवाइडेड बाई 100। हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। 15 × 15 करोगे 225 आएगा, 225 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.25% डिक्रीज। कितना आ जाएगा? 2.25% डिक्रीज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत कितने % की कमी करनी पड़ेगी? देखो भाई, मूल्य में जो कीमत है वो 25% बढ़ी है, उसने अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि किया। थोड़ी देर पहले आपसे हमने कहा था कि खपत, अगर हम यहां सीधे खपत का रेशियो लिखना चाहें तो खपत क्या आ जाएगा? 125 रेशियो 115। खपत क्या आ जाएगा? 125 रेशियो 115। 25% बढ़ा 125, 15% बढ़ा है 115, तो ये सीधे हमारा खपत का रेशियो आ जाएगा 125 रेशियो 115। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 23। 25 रेशियो 23, खपत का रेशियो आ गया 25 रेशियो 23। पहले की खपत 25 थी, अब की खपत 23 है। खपत में कितने % की कमी हुई है? खपत में कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई। ओवरऑल कितने पे? 25 पे, और इंटू 100। ये 25 से 4 बार जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8%। तो खपत में जो कमी आई है वो 8% आई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ी देर पहले ही आपने सवाल किया था, अगर हम खपत का रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्ट ही एक ही लाइन में लिखेंगे, रेट जो हमारा बढ़ा है कीमत 25% 125 हो गई। फिर आपसे कहा गया है उसके जो व्यय है, आपका जो खर्च है वो 15% बढ़ा है तो 115 हो गया। तो खपत का रेशियो आ जाएगा 125 से 115। 25 से 23, खपत आप पहले 25 कर रहे थे, आज 23 कर रहे हो, कितनी कम हुई? 2। कितने पे? 25 पे। 2 डिवाइडेड 25 इंटू 100, तो आ जाएगा आंसर 8% की कमी हुई है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का क्या खर्च में वृद्धि प्रतिशत बताना है आपको। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। जब आप कमाते हो तो आपके साथ दो ही तीन ही चीजें होती है, आप कमाते हो, आपकी इनकम होती है, आप खर्च करते हो और आप बचाते हो। आपकी इनकम हो गई, आपका खर्च हो गया, आपकी बचत हो गई। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 4/5। राघव की आय 5 रुपए है तो राघव खर्च कितना करता है? 4 रुपए। तो राघव ने बचाया कितना? 1 रुपए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर राघव की आय 5 रुपए है तो राघव ने 4 रुपए खर्च कर दिया तो राघव ने बचाया कितना? 1 रुपए। अगर यहीं हम इसको 00 लगा ले, 500 मान लें, 400 मान लें और इसको 100 मान लें। अब हमारा सवाल क्या बन गया? राघव 500 रुपए कमा रहा है, 400 रुपए खर्च कर रहा है, तो राघव की जो बचत होगी वो 100 की होगी।
आपसे कहा गया उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, ये इनकम उसकी 12% बढ़ गई है। राघव पहले कितना कमा रहा था? 500 रुपए। अब 500 रुपए का 12%, तो राघव की जो आय है वो 60 रुपए बढ़ जाएगी, तो नई आय कितनी आ जाएगी? 560। फिर आपसे कहा गया है उसके बचत में 10% की कमी हुई। बचत में अगर 10% की कमी हुई, पहले राघव 100 बचा रहा था, अब 10 कम बचाएगा, तो अब कितना बचाएगा? 90 रुपए बचाएगा। तो देखो यहाँ पहले 500 कमा रहा था, 400 खर्च कर रहा था, 100 रुपए बचा रहा था। आज राघव 560 रुपए कमा रहा है, 90 रुपए बचा रहा है, तो राघव की बचत कितनी हो जाएगी? 560 में आप 90 कम करोगे, 560 में पहले 60 कम करोगे तो 500 आ जाएगा, 30 और कम करोगे तो आ जाएगा 470। कितना आ जाएगा? 470। अब देखो नई राघव की आय 560 हो गई, नया राघव का खर्च 470 हो गया, राघव की जो नई बचत है वो 90 आ गई। पूछा गया उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। देखो खर्च पहले राघव का कितना था? 400 रुपए, आज कितना है? 470। राघव का खर्च कितना बढ़ा? 70। राघव का खर्च 70 बढ़ा है कितने पे? 400 पे। 70 बढ़ा है 400 पे इंटू 100, जीरो से जीरो जाएंगे, यह आ जाएगा 70। 70 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 35/2, और 35/2 को हम लिखेंगे 17.5%। जो राघव के खर्च में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.5%। ऑप्शन 17.5% ए, ऑप्शन ए इज राइट। 17.5% राघव का खर्च बढ़ा है। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते, थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये सब ना लिखते, ये सब ना लिखते, ये 400 है। देखो उसका जो आय है वो कितनी बढ़ी है? 12%। ये 12% बढ़ी है तो 60 रुपए बढ़ गए, 500 का 12% 60 बढ़ गया। उसका जो बचत है वो 10% कम हो गया, मतलब अब बचत उसकी 10 कम हो गई। अच्छा, आपने 60 रुपए ज्यादा कमाया, 10 रुपए कम भी बचाया, तो 60 रुपए तो ज्यादा कमाने वाले आपने खर्च कर दिया, 10 रुपए पहले का जो बच रहा था उसमें भी खर्च कर दिया, तो टोटल आपने खर्च कितना बढ़ा दिया? 70। टोटल कितना खर्च बढ़ा दिया? 70। 400 पे 70 तुम्हारा बढ़ा है, तो 400 पे 70 बढ़ा है, 70 को 70/400 इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा? 17.5। हमने क्या किया कि 60 रुपए उसकी आय बढ़ा दिया, आज उसकी जेब में 60 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसके पास जो बचत हो रही थी पहले से 10 रुपए कम है, मतलब पहले का 2-10 उसने खर्च ही कर दिया, आज का 60 रुपए और खर्च कर दिया, तो उसने अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया? 70 रुपए। पहले 400 था खर्चा, आज 70 बढ़ गया है, 400 पे 70 बढ़ा है, 17.5% की वृद्धि हो गई उसके खर्चे पे। आइए ये सवाल है, देखो अनु भाभी का। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में भी 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी आपने किया था, बिल्कुल सेम सवाल है, जल्दी से करिए और आंसर आप बताइए कितना आ रहा। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, अनु की मासिक आय का 68% खर्च करती है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। अगर अनु की मासिक इनकम 100 रुपए मान लिया जाए, तो अनु बेचारी 68 रुपए खर्च करती है, तो बचाएगी कितना? 32। 68 अगर खर्च कर रही तो बचाएगी कितना? 32। फिर आपसे कहा गया यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, मासिक आय 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120। मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, 120। उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, 9 सही 3/8। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/72, 72 3 75, 75/8, 75/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 75/8 इंटू 1/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, आ जाएगा 3/32। जो 75 ये 9 सही 3/4% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/32। उसकी जो मासिक बचत में
3/32 की वृद्धि हुई है। पहले मासिक बचत कितनी थी? 32। अब 32 में 3 बढ़ गया तो मासिक बचत कितनी हो गई? 35। 3/32 का मतलब होता है 32 का 3/32 बढ़ा लिया तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। अनु ने अपनी मासिक बचत कितना बढ़ा लिया? 3। देखो आज अनु की जो इनकम है वो 120 रुपए है। आज अनु का जो बचत है वो 35 रुपए है। तो बाकी का अनु ने क्या किया होगा? अनु ने बाकी का खर्च कर दिया होगा। पहले अनु 100 रुपए कमा रही थी, 68 रुपए बचा रही थी, खर्च कर रही थी तो 32 बचा रही थी। आज अनु ने 120 रुपए कमाया है, आज अनु ने 35 रुपए बचाया है, तो बाकी का अनु ने क्या किया होगा? खर्च किया होगा। 120 में 35 को घटाओ तो कितना आ जाएगा? 85। 120 में 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85। आज अनु का खर्च आ गया 85 रुपए। अनु का खर्च पहले कितना था? 68। आज कितना है? 85। कितना बढ़ा है? प्लस का 17। 17 बढ़ा है कितने पे? 68 पे। 17 आपका बढ़ा है 68 पे। 17 को 68 से 68 को 17/68 इंटू 100 4 बार जाएगा, 4 से 25 बार आंसर। तो अनु की जो खर्च है, अनु का जो खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ गया? 25%। अनु का जो खर्च है वो 25% मोर देन हो गया पहले की अपेक्षा। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इसको भी आप इससे 100 और 85 और ये सब नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें भी आप छोटा कर सकते हैं। और उसकी मासिक आय कितनी बढ़ी है? 20%। तो आप मासिक आय को टोटल देख लेते हैं। मासिक आय 20 बढ़ी है, 100 का 20% 20 बढ़ जाएगा। अनु की जो मासिक बचत है वो 3/32 बढ़ी है, मतलब 32 थी पहले 3 बढ़ गई, आज 3 बढ़ गई है। देखो आज अगर अनु 20 रुपए ज्यादा कमा रही है तो आज बेचारी केवल 3 ही रुपए बचा पा रही है, तो बाकी का उसने 17 क्या कर दिया होगा? खर्चा कर दिया होगा। तो खर्च उसका 17 बढ़ जाएगा। कितने पे? 68 पे। 17 68 पे बड़ा है 1/4 हमारा होता है 25%। सवाल नंबर 9 करा 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस ये क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हैं। आपको एक्स की वैल्यू बताना है बराबर 29 इंटू 21। बेसिक सवाल है, इसको आप जल्दी से करके आंसर बताइए क्या आएगा। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स इज इक्वल टू 29 इंटू 21। आपको x की वैल्यू बताना है। देखिए भैया अगर लिखा है x% ऑफ a, x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a% ऑफ x बराबर b% ऑफ y। लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर एक इक्वेशन हमारे पास दे दिया जाए x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a% ऑफ x बराबर b% ऑफ y। परसेंट ही लगाना है, बीच में साइन लगा है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में साइन, जो परसेंट का साइन इधर से उधर किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगर इतना आप जानते हैं तो सवाल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कहा गया है 78.5% ऑफ 640। अच्छा अगर हम 640 से इस जीरो को खत्म करेंगे, 640 से हम इस जीरो को खत्म करेंगे तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा सवाल बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन नया बन के तैयार हो गया। 785% ऑफ 64, 785% ऑफ 64 प्लस 36% ऑफ 785, 785% ऑफ 64 प्लस 36% ऑफ 785, इसको हम लिख सकते हैं 785 ऑफ 64% लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा a% आप b बराबर b% a% ऑफ x बराबर b% ऑफ y, उसको आपने उल्टा करके लिख दिया था x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। ये हमारा क्या आ जाए? प्लस 36% ऑफ 785 माइनस x इज इक्वल टू 29 इंटू 21। ये लिखा जा सकता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि अगर हम x% ऑफ a% ऑफ x बराबर b% ऑफ y लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b। ठीक, यहाँ हमने वही किया। पहले तो हमने पॉइंट हटाया, हमारा आ गया 785
785% से हमने परसेंट हटा के 64 को दे दिया, तो हो गया 785 आप 64% प्लस 36% आप 785। देखिए यहाँ 785 का 64% लिखा है, यहाँ 785 का 36% लिखा है। अगर हम 36% और 64% को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 100%। ये ओवरऑल जो लिखा है, ये लिखा है 785 का 100%। कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या का 100% लिखा है तो मतलब वो क्या होगा, वो स्वयं ही वो संख्या हो जाएगी 785 माइनस का x इज इक्वल टू 29 इंटू 21, 29 इंटू 21। एक्स इधर आएगा, आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लाएंगे तो देखो यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, यहाँ ये आएगा माइनस में, 5 में तो 9 जाएगा नहीं, 15 में जब 9 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 6। इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में दे रहा है 176, चौथा ऑप्शन। हमारा चौथा ऑप्शन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इधर ले आओगे, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा 785 में आप इसको कम करोगे, इसके गुणनफल को 785 में कम करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 176। इस चीज को हमने डायरेक्ट कैसे देखा, ये हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, ये 5 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आएगा, 5 में 9 जाएगा नहीं, उधर से कैरी ले लेंगे तो 15 में 9 जाएगा तो आंसर आपका यूनिट डिजिट का 6 आएगा, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए आगे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। सबसे कठिन सवाल है आज का। कह रहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। देखिए चीनी की जो कीमत हुई वो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। अगर ये खर्च आपका फिक्स है, अगर खर्च आपका फिक्स है तो दो चीजें जो मल्टीपल में लिखी होती है इनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। कैसे? जैसे हमने आपसे कह दिया a बराबर x इंटू वाई, ए की वैल्यू अगर आपको 100 लाना है तो कैसे कैसे ला सकते हो आप, a की x की जगह 25 रखो, y की जगह 4, 25 इंटू 4 100 आ जाएगा। या फिर हम आपसे कहते हैं a बराबर 100 लाना, मतलब इधर की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया तो आप कहोगे इसको हम 20 और 5 से मल्टीपल से ला सकते हैं, 20 गुणा 5 से। देखो x का मान पहले आपने कितना लिया था 25, बाद में कितना लिया 20। x के मान के अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 5 से डिवाइड करो कितना हुआ 5 से 4। अगर x का मान 5 से 4 हो रहा तो y का मान इसका उल्टा 4 से 5 हो रहा है। तो अगर ये चीज, ये इधर की वैल्यू आपकी फिक्स है और बराबर में दो चीजें मल्टीपल में लिखी हैं तो उनका दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। इस सवाल में देखिए खर्च आपसे कितना फिक्स कर दिया गया, कह रहा अतिरिक्त राशि खर्च ना हो, मतलब जो पहले खर्च हो रहा था वही आज भी खर्च होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया है। कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, 20% होता है 1/5। कीमत अगर पहले 5 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 6। कीमत अगर 5 से 6 हुई है तो खपत इसका उल्टा हो जाएगी 6 से 5। खपत हमारी उल्टा हो गई 6 से 5। खपत पहले 6 थी, अब 5 कितनी कम हुई है, 1 कितने पे 6 पे, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। बस चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन और ये 2-3 क्वेश्चन बचे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम कल फिर इसी टाइम पे शुरू करते हैं।